मॉर्निंग डोज के इस तीसरे एपिसोड में आप सभी व्यूअर्स का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। व्यूअर्स, आपके प्रेरणा से यह मॉर्निंग डोज की जो श्रृंखला है वो निरंतर आगे बढ़ रही है। हमें भी काफ़ी उत्साह मिल रहा है। तो आइए आगे बढ़ाते हुए इसके श्रृंखला में जो अगला प्रश्न है हमारा वो है, भारत में जनगणना की शुरुआत कब से हुई थी? भारत में जनगणना की शुरुआत तो वैसे 1872 में हुई थी, लेकिन विधिवत जो जनगणना हुई 1881 ईस्वी से हुई और उसके बाद निरंतर 10 वर्षों के अंतराल पर ये जनगणना अभी तक जारी है और वो चल रही है। 1872 में जो जनगणना हुई थी वो सिर्फ अनुमान के आधार पर था, जिसका सही आकलन नहीं हो पाया, इसलिए उसे कैंसिल करके और निकट में ही 1881 से विधिवत इसका आरंभ किया गया। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो। इतिहास से यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? इससे तो वैसे बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं, लेकिन यहाँ जो प्रश्न है हमारा, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है, फिलहाल उसे जान लेते हैं। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। वैसे मोहनजोदड़ो से संबंधित मैं बात बता दूं कि मोहनजोदड़ो यह हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है और इसका जो अनुसंधान हुआ था, इसका जो खोज हुआ था वो 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था और वर्तमान में यह स्थान अर्थात वर्तमान में मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। तो इससे संबंधित प्रश्न को एक बार फिर से आप सुन लीजिए कि मोहनजोदड़ो जो यहाँ यह प्रश्न है ये कई बार आया हुआ है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन कब हुआ? वो 1922 ईस्वी में हुआ। फिर पूछा जाता है कि इसके उत्खननकर्ता कौन थे? तो वो राखाल दास बनर्जी थे। और कई बार ये भी प्रश्न पूछा गया है कि वर्तमान में मोहनजोदड़ो कहाँ है? तो यह वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। आप इसे भी आप नोट कर सकते हैं। आगे आइए, वेदों की संख्या कितनी है? आपने इससे पहले के एपिसोड में भी देखा होगा कि वेदों से संबंधित प्रश्न था। तो वेदों की संख्या 4 निर्धारित की गई है। थोड़ा सा हम इससे और कई सारे प्रश्न आते हैं, उस पर एक बार चर्चा कर देता हूं कि वेदों में जो सबसे प्राचीन वेद था वो था ऋग्वेद। ऋग्वेद के बाद आया सामवेद, उसके बाद यजुर्वेद और उसके बाद अथर्ववेद। आप यहां वेद से संबंधित प्रश्न को क्लियर कर लीजिए। ऋग्वेद, ये ऋग्वेद की जो रचना हुई थी वो बहुत सारे लोग इसका संकलन किए थे, किसी एक व्यक्ति ने नहीं लिखा था। तो ये ऋग्वेद की रचना हुई। इसमें जो सामवेद है इसमें गायन और वादन दोनों चल रहा था। तो इसकी जो पद्धति हुई, इसकी जो परंपरा विकसित हुई उसको कहा गया चंपू शैली। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी वेद जो है वो चंपू शैली में है? तो ये सामवेद है जो चंपू शैली में है। चंपू शैली का मतलब होता है कि उसमें गायन और वादन की जो थी वो एक साथ आया गया था। यजुर्वेद, यजुर्वेद को आयुर्वेद भी कहा जाता है। और अथर्ववेद, इसमें धन संपत्ति से संबंधित बातें हुई तो ये अथर्ववेद। यहाँ हम वेद से संबंधित बात देख लिए। आइए यहाँ जानते हैं कपास के उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? कपास, जिसे हम लोग कॉटन या रुई कहते हैं, इसका उत्पादन किस प्रकार की मिट्टी में होती है? तो कपास का उत्पादन जो होती है वो काली मिट्टी में होती है। और काली मिट्टी को कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे काली मिट्टी को आप कपासी मिट्टी भी कह सकते हैं। इसका दूसरा नाम रेगुर मिट्टी भी होती है और विश्व स्तर पर काली मिट्टी को चरनोजम मिट्टी के नाम से जाना जाता है। विश्व स्तर पर काली मिट्टी का क्या नाम हो जाता है? चरनोजम मिट्टी। और काली मिट्टी किसके लिए? कपास के उत्पादन के लिए बहुत फेमस है। बहुत हद तक इस काली मिट्टी पर गन्ना का भी उत्पादन किया जाता है। और काली मिट्टी का जो क्षेत्र है वो महाराष्ट्र में है, लेकिन कपास का उत्पादन जो होता है वो सबसे ज्यादा गुजरात में होता है। अगला प्रश्न है
भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा था? तो भारतीय संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा था, जो 9 दिसंबर 1946 से प्रारंभ हुआ था। इसका आरंभ हुआ था 9 दिसंबर 1946 से और 29 नवंबर 1949 को ये लगभग फाइनल हो चुका था। कुछ जो इसके अनुच्छेद थे वो उसी दिन लागू हो गए और बाकी 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो ये थे भारतीय संविधान से जुड़े हुए प्रश्न। भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। आगे आइए, कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल, जिसे इसको हम कैलोरी के रूप में भी जानते हैं, जो हमारे हम कंज्यूम करते हैं। अगला है, मूली का कौन सा भाग खाया जाता है? मूली का कौन सा भाग खाया जाता है? ये भी प्रश्न की एक अच्छी श्रृंखला चलती है कि बहुत सारे जो हमारे आसपास वनस्पतियां पाई जाती है उसके अलग अलग अंगों को, उसके अलग अलग भागों को खाया जाता है। उसको भी आपको जान लेना जरूरी है, अलग अलग एग्जाम में उससे प्रश्न आते हैं। यहाँ प्रश्न आ रहा है मूली से, तो मूली का जो भाग खाया जाता है वो है जड़। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि मूली जो अगर ये धरातल है तो उसके नीचे इसका रूट चला जाता है, तो मूली के सदृश और भी हैं जैसे गाजर, उसके भी क्या खाए जाते हैं? उसके जड़ को खाया जाता है। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस के लेखक हैं विशाख दत्त। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं, आपको बहुत सारे प्रश्नों का संचय करना होगा। पुस्तक और उसके रचयिता से संबंधित बहुत सारे एग्जाम्स में ये प्रश्न आते हैं। तो मुद्रा राक्षस के लेखक हैं विशाख दत्त। आइए फुल फॉर्म में अब जानते हैं। OMR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो OMR का फुल फॉर्म होता है O से ऑप्टिकल, M से मार्क, R से रीडर। ऑप्टिकल मार्क्स रीडर, यानी एक प्रकाशिकी पर आधारित है। उसमें जो अंक दर्शाए गए होते हैं, जो चीज हम उस पर लिखते हैं, उसको विशेष रूप से स्कैन करके उसको रीड कर लिया जाता है। ये OMR का काम होता है, जो आज विभिन्न परीक्षाओं में इसको जारी किया गया है। अगला प्रश्न है और आखिर प्रश्न है, काली गाय में काली जो है वो क्या है? तो आप लोगों को पता होगा कि काली गाय में गाय है और वो किस तरह की है? काली है। तो जो उसका रंग दर्शा रहा है, अर्थात उसकी विशेषता को दर्शा रहा है, तो काली जो है वो यहाँ क्या है? विशेषण है। फिर हम अगले प्रश्न में देखेंगे। धन्यवाद।